जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ये मतलब आज की क्लास से रीतिकाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रीतिकाल में जो है हम बेसिकली देखिए, रीतिकाल में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, ये है रीतिकाल का सिलेबस। ये तीन है। प्रमुख कवि केशव बिहारी पद्माकर घनानंद, ये सिलेबस में वर्णित है। तो हम सबसे पहले जो वर्णित है सिलेबस में, सबसे पहले इन्हीं को करेंगे। तो अगली 2-3 क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे रीतिकाल समाप्त करने की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो बिहारी हैं, बिहारी पेपर 2 में भी हैं। 100 दोहे पेपर 2 में इनका व्याख्या खंड में है, ठीक है। तो पेपर 2 का एक बड़ा हिस्सा है बिहारी। अब रही बात जो बिहारी के एग्जाम्पल्स है ना, पेपर 2 के एग्जाम्पल्स, अब देखो यहाँ पर ये बात समझना, पेपर 2 के एग्जाम्पल्स याद करने हैं बिहारी के, ठीक है। तो 100 दोहे सिलेबस में है, 100 हमें याद हो नहीं पाएंगे, बहुत सारे दोहे उनके ऊट पटाएंगे जो कि समझ से बाहर हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 से 7 दोहे बिहारी के इंपॉर्टेंट याद करेंगे, और जैसा भी प्रश्न आए पेपर 1 में, पेपर 2 में, तो सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, अगर पेपर 1 या 2 में बिहारी से रिलेटेड प्रश्न आता है तो मेरे हिसाब से उस प्रश्न को छोड़ना केवल और केवल मूर्खता होगी और कुछ नहीं होगा। सबसे आसान है, सबसे बढ़िया नंबर आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको केशव पे भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बिहारी पे भी करवाऊंगा, पद्माकर पे भी कराऊंगा, घनानंद पे भी कराऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर हम सब पे करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस रीतिकाल समझ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं शॉर्ट में, बस मतलब 15-20 मिनट अगले मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा। क्यों? अंकुरण में ये मान के चला जा रहा है कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आपको रीतिकाल पढ़ के कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैं जब मार्च में, इसी साल के मार्च में, ठीक है, इस नहीं 2022 के मार्च में जब यूपी पीसीएस का मेंस लिखने गया था, तो मुझे रीतिकाल में बिहारी और ये पद्माकर और घनानंद में अंतर नहीं पता था। यानी आप देख पाएंगे मैंने सिलेबस भी ढंग से नहीं देखा था, तो मैं बहुत घोर कंफ्यूज रहता था। एक बार को चलो मान लो कि थोड़ा बहुत अगर आइडिया था भी कि ठीक है घनानंद एक व्यक्ति थे, ये रीतिबद्ध और रीति काव्य में क्या अंतर है, तो समझ में नहीं आता था कि यार रीति काव्य और रीतिबद्ध में अंतर क्या है। जब पढ़ने बैठा बाद में, जब वहां का मेंस दे के आया और ये यूपीएससी का जब मेंस देना था, तो जो तैयारी स्टार्ट की, तब समझ आया रीतिबद्ध और रीति काव्य नहीं है, एटो रीति सिद्ध भी है। तो एटो यहाँ पे बीच में रीति सिद्ध भी है। तो मेरा दिमाग एकदम घूम गया था, चकरा गया था उस समय, तो एकदम समझ में नहीं आता था। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही संक्षिप्त में आपको चीजों को समझा पाऊं, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बात ध्यान में रखेंगे, तो प्रश्न डायरेक्ट इससे आ सकता है कि रीति काव्य से आप क्या समझते हैं, या रीति काव्य और रीतिबद्ध काव्य में अंतर बताएं, ठीक है। या पूछ सकता है रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य की श्रृंगारिकता में अंतर बताएं, ठीक है, यानी श्रृंगार के प्रति दृष्टिकोण में अंतर बताएं। तो अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा, करवाऊंगा भी, मैंने नोट भी किया है प्रॉपर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट, जो मैंने कहा जो क्वेश्चन की बुकलेट बनाई है कुछ उससे कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन जो दृष्टि के नोट्स हैं वहीं से कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। नोट्स आप देखेंगे, नोट्स हजार शब्दों के हैं, उसमें से हम मोतियां चुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसमें से मोतियां चुनने की, यही हमारे काम का है, केवल वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर का पूरा पर्पज यही है। मैं आपसे बता रहा हूं, जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं यूपीएससी का, तो करीब 15-20 अपने यहाँ इनरोल्ड हैं, ज्यादा नहीं इनरोल्ड हैं अभी। जब तक देखिए सीधी बात है, जब तक लोगों को जागरूकता नहीं होगी यूपीएससी हिंदी के इस कोर्स के बारे में, तब तक अभी लोग इनरोल नहीं होंगे। जब तक लोग इनरोल नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब समझिए, करीब 500 लोग के करीब, 400 लोग के करीब जो मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, उनमें से 15-20 ही इनरोल्ड हैं हिंदी साहित्य की क्लास में। उस 15-20 में से 5-6 लोग क्लास कर रहे हैं। तो जब तक क्लासेस नहीं होंगी, जब तक लोग चीजों को देखेंगे नहीं, देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा, ठीक है। जो लोग क्लास कर रहे हैं, जैसे एक बच्चे ने कल ये कोर्स अभी ज्वाइन किया था, ठीक है, एक दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया था, और 7 क्लासेस उसने एक दिन में की, 7 क्लासेस एक दिन में की, और मैसेज किया कि सर एकदम वो चीज समझ में आ रही है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, एकदम मतलब प्रॉपर जो है आपने ये बात बता दी है क्लास में कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मतलब ये प्रॉपर उसने मैसेज किया। यार वो नंबर वह कैसे छुपेगा, मैं मैसेज पढ़ देता हूँ। मैंने पूछा कि क्या कोर्स में समझ में आ रहा है, इस बार मेंस है तो प्रॉपर जिनका मेंस है उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है, तो मैं रिप्लाई भी प्रॉपर कर रहा हूँ। तो मैसेज आया, हाँ सर, प्लेथोरा ऑफ नॉलेज से कम चीज़ों को कैसे निकालना है ये सिखा दिया आपने। बाकी मेंस 2023 के स्टूडेंट को कंसीडर करते हुए कुछ किलर इनिशिएटिव लीजिए सर। तो मैंने कहा कि देखिए, किलर इनिशिएटिव सबसे बड़ा यही है, टेस्ट सीरीज अभी हम लोग करा नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप टेस्ट सीरीज इसके पैरेलली सॉल्व कर लीजिए।
ये क्लास करने के बाद केवल और केवल 3 घंटे में अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे ये क्लासेस करने के बाद, आप मेंस एकदम फोड़ के आएंगे, ये मैं एकदम भरोसे में हूं। अभी मैं आपसे बता रहा हूं, जब मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप सोचो अभी अभी आप इसका एक लेवल समझ पाएंगे। अभी जब मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मुझे लग रहा है यार जब मैं मेंस देने गया था ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर, ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने इस डिटेल में पढ़ा ही नहीं था, ये तरीके से सोचा ही नहीं था। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा कि वो जो 400 क्वेश्चन की बुकलेट है, क्योंकि रेफरेंस में क्वेश्चन हमने उन्हीं सबको लिया है अलग से। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नए नहीं बनाए, जैसे मैं चाहता तो आराम से क्वेश्चन इधर उधर घुमा देता। जैसे लिखा ना, रीति काव्य पर ललित कलाओं का प्रभाव किन रूपों में दिखता है, तो मैं क्या लिखता है, रीतिकालीन कविताओं पर ललित कलाओं का अत्यंत प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। मैं चाहता तो सेम क्वेश्चन को हेर फेर करके अपना क्वेश्चन बना देता। मुझे जबरदस्ती इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं चाहता हूं कि आप रखें, मैं चाहता हूं काम की बातें देखें। तो आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक बात बता रहा हूं, जैसे मैं एक प्रश्न आपको दिखाता हूं, फिर मैं बताता हूं कि देखिए लेवल, हाँ ये जैसे ये क्वेश्चन है, श्रृंगारिकता के धरातल पर रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त कविता के अंतर पर प्रकाश डालिए। अभी मैं आपको रीति काल एक बार समझाऊंगा, अभी एक बार थोड़ा बैकग्राउंड समझिए, पहले थोड़ा सा फीलिंग लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इस अंकुरण बैच में। तो ये प्रश्न है, श्रृंगारिकता के धरातल पर रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता के अंतर। तो पिछली बार जब मैं गया था तो मैं केवल ये कंटेंट पढ़ के गया था, इस वाली चीज में मैंने वैल्यू एडिशन नहीं किया था। अच्छा करके गया था, मतलब बजरंगबली की विशेष कृपा रही कि आया ही नहीं है प्रश्न, ऐसा प्रश्न नहीं आया। लेकिन अब मुझे फील आता है कि मान लो अगर प्रश्न आया रहता और मुझे यही याद था कि रीतिबद्ध काव्य क्या है, जो कि दरबारिकता है, श्रृंगारिकता इसकी मासल है, जबकि रीति मुक्त में श्रृंगारिकता मासल नहीं है, श्रृंगारिकता क्या है, अनुभूति परक है। तो मुझे एक दो यही इसके फैक्ट, इसका कंटेंट यही याद था जो मैंने इसमें पढ़ा था। एग्जाम्पल्स मैंने काम चलाया होता, मतलब समझ रहे हैं। जैसे मुझे रीति मुक्त का, जैसे घनानंद का एग्जाम्पल याद है, तो मैं उजरनी बसीन है हमारी अखियान देखो, ठीक है, ये वाला एक एग्जाम्पल उठा के लगा था, है ना। लेकिन अभी जब मैं क्या कहते हैं, जब मैंने पढ़ा, जब मैंने चीजों को देखा, तो मुझे लगा यार इसमें बहुत सुंदर अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। जैसे ये जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, और एग्जाम्पल नहीं देने का मतलब है आपको हिंदी साहित्य तैयार नहीं है। आपके हर प्रश्न में उदाहरण होना कंपलसरी है, इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि कंपलसरी है, बिना एग्जाम्पल के आपका प्रश्न वैलिड नहीं है। आप कंटेंट कुछ भी लिख दीजिए कि ये है वो है वो है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त का जब लिख रहा है, तो रीतिबद्ध वाले में आप पद्माकर का गुलगुली गिल है, गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, जब आपको पता है कि श्रृंगारिकता में वो पूरे 4 चांदनी लगा देते हैं, एक ही जगह पे हर बात बता देते हैं, उस एग्जाम्पल को, भले से वो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि सबको पता है वो एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि देखो भैया रीतिबद्ध का ये एग्जाम्पल है, रीति मुक्त का एग्जाम्पल, घनानंद का किसी कविता का एग्जाम्पल आपको देना है। तो आपको ये बात समझ के आंसर में लिखनी है, और यही तो नंबर बढ़ता है। तो मैंने कहा ये भाई वैल्यू इनहेंसमेंट प्रोग्राम है पूरा, ठीक है। तो हम अभी सारे प्रश्नों को करेंगे, उसके पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि रीति काल बेसिकली है क्या। तो पेन ड्राइव 3 आप निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत माथापच्ची है, इतना बड़ा है, इसमें इतना ज्यादा कंटेंट दिया है, आप कंटेंट पढ़ने बैठेंगे आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इस कंटेंट में, मैंने वही कहा, केवल उन काम की चीजों को उठाएंगे जो हमारे महत्वपूर्ण है, बाकी हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने इसमें अपना वैल्यू एडिशन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूं। सबसे पहले बात होती है कि रीति से क्या अभिप्राय है। रीति जो रीति काल में ये है ना, रीति काल, तो रीति काल में रीति से क्या अभिप्राय है। तो एक प्रश्न पहले आप लोग नोट कर लीजिए, पहला प्रश्न, सीधे यहीं से हम आंसर से ही स्टार्ट करेंगे। रीति काल में रीति से अभिप्राय समझाते हुए इसकी उदय की पृष्ठभूमि संक्षिप्त में बताएं, ठीक है। एक प्रश्न नोट कर लीजिए, इसे 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में मतलब 15 नंबर का ये प्रश्न है आपके सामने। रीति काल में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। पीसीएस जब पीसीएस होता था, पीसीएस में ऑप्शनल होता था, तब ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण था। अभी हो सकता है कि आ जाए, ऐसा भी नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं जो क्लास में करवाए जा रहे हैं सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सुनते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो कह रहे हैं रीति काल में रीति से क्या अभिप्राय है, ये समझाते हुए इसके उदय की पृष्ठभूमि बताइए। तो देखिए जो रीति है ना, तो रीति में
कई लोगों का अलग अलग मत है। दो मत महत्वपूर्ण है। एक लोग मानते हैं ये जो रीति शब्द है, रीति शब्द, इसका अर्थ है ये रीति संप्रदाय है। जो काव्य शास्त्र, जैसे काव्य शास्त्र होता है, काव्य शास्त्र के कई संप्रदाय होते हैं, तो उस संप्रदाय में से जो रीति संप्रदाय है उसका जो रीति शब्द है वही इस रीति काल का रीति शब्द माना जा सकता है। कुछ लोगों का यह मानना है जो रीति संप्रदाय थे उसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वामन। ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य वामन द्वारा जो प्रवर्तित रीति संप्रदाय है उससे रीति शब्द लिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रीतियां बनाई गई हैं कि भाषा का आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे। ठीक है, भाषा का आप लयबद्धता से उपयोग करें, जो भी भाषा का आप जितने प्रकार से उपयोग कर सकते हैं उस प्रकार से विशेष रीतियां निर्धारित की गई। और बोला गया कि ये जो रीति शब्द है रीति काल का, वो रीति का मतलब यही रीति संप्रदाय जो आचार्य वामन संस्थापक है जिसके, उससे माना जाता है। लेकिन जब डिबेट हुई, जब इस पर डिस्कशन हुआ, तो आचार्य शुक्ल के साथ साथ जो और इनके बहुत सारे विद्वान थे और सहपाठी थे, सहयोगी थे, उन्होंने कहा नहीं, रीति का मतलब ये नहीं है। रीति का मतलब है यहां पर अनुकरण करने की प्रवृत्ति। बेसिकली अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं तब इस बात को समझेंगे। देखिए, जो रीति काल का समय है वो मध्यकालीन भारत का समय है। मध्यकालीन भारत के समय में कुछ कुछ बातें हुई थी। क्या हुई थी? मुगल साम्राज्य एक स्टेबल साम्राज्य बन गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य क्या होता है? स्टेबल साम्राज्य बन गया था। इसी स्टेबल साम्राज्य के अंतर्गत, या फिर आप कैसे, जो सल्तनत कालीन जो वातावरण था उसके तहत भारत में स्टेबिलिटी आ गई थी। ठीक ठाक मुगल कालीन में स्टेबिलिटी भारत में अच्छी खासी आ गई थी। निरंतर युद्ध जो आप देखोगे आदिकाल में क्या था? खूब राजपूत आपस में लड़ रहे थे, बाह्य आक्रमण हो रहा था, राजपूत खूब लड़ रहे थे। ठीक है, तो युद्ध बहुत ज्यादा युद्ध था उस माहौल में, बहुत ज्यादा युद्ध था। ठीक है, जो आदिकालीन समाज था। लेकिन जो मध्यकालीन समाज है, जो रीतिकालीन समाज है, इसमें क्या हुआ? इसमें स्टेबिलिटी आ गई। तो एक सेंट्रल मुगल साम्राज्य बना, इसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे राजा बने। ये छोटे छोटे राजा आपस से बहुत कम लड़ते थे, यानी स्टेबिलिटी थी। बस ये अपना जगह संभालते थे, इनको भाई पता था कि ये एरिया इनका है, वो संभालते थे। मुगलों को क्या करते थे? पैसा दे देते थे कि भैया ये लो, ये हमारी जागीर है, ये इसका पैसा रखो, मनसबदारी व्यवस्था ये सब लागू हो गई थी। अब ये सब हो गए थे खलियर, जो राजा थे, और बहुत सारी रानियां भी, इनकी 2-2 3-3 रानियां रखते थे। तो ये सारे थे खलियर, इनके पास कोई काम धाम नहीं था। तब ये क्या करते थे? दरबार लगाते थे, और इनके दरबारों में बहुत सारे कवि हुए। इन कवियों को पैसा कमाना था। सीधी बात है भैया, पैसा कमाना है। किन लोगों से पैसा कमाना है? ऐसे राजाओं से जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब पैसा कैसे कमाएंगे? तो राजा का मन मोह लेने वाली कविताएं, ऐसा कविताएं इनको बनाने का इनका टारगेट इन्होंने रखा, जो कवि हैं, कि राजा और रानियां दोनों का एकदम मन मोहित हो जाए, एकदम मजा आ जाए इनको। अच्छा, राजा पढ़े लिखे नहीं थे, वाकई में पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे एकदम। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये तो होता ही ना यार, हम कुछ पढ़ लें। जैसे आप कभी भी देखोगे अपने गांव गिराव में, कभी भी देखोगे तो जो बहुत कम पढ़ा लिखा रहेगा ना, उससे भी आप कुछ ज्ञान की बात करोगे, जैसे वो आपसे समझना चाहेगा। आप कभी गाँव अगर गए होगे तो इधर देखोगे, जो एकदम पढ़े लिखे कम व्यक्ति हैं, सबसे कम पढ़े लिखे हैं, आप उससे भी अगर भूकंप के बारे में बताओगे ना, बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेगा। आप उसको बताओगे कि यार ये वाली मशीन है जो मेरे पास, वो ऐसा ऐसा करती है, वो बहुत ध्यान सुनो, अरे ये मशीन ऐसे ऐसे करती है। तो अब सोचो, अब अभी तो गांव का गरीब है, तब आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, जान दो यार, घंटा ससुरे तुमको नहीं दिखाएंगे मशीन, गोली मारो। लेकिन अब वो गंवार राजा रहता और वो बड़ा इंटरेस्ट लेके आप दिखा रहे हो। ये देखो, ये गॉगल्स है ना, ये गॉगल्स है, सॉरी गॉगल्स के बजाय चश्मा निकल गया। ठीक है, तो आप इसको बताओ, देखो ये चश्मा है। इस चश्मे में इधर से नीली लाइट डालो तो उधर से सफेद लाइट निकलती है। अब आप उसको समझा रहे हो, राजा बड़ा इंटरेस्ट लेके सुन रहे थे, यानी इससे हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। राजा आपसे उत्सुकता है राजा के अंदर, कोई काम धाम है नहीं उसको, शासन प्रशासन से उसका लेना देना बहुत कम है। अब वो उत्सुक होकर चीजों को सुन रहा है, और उत्सुक होकर चीजों को सुन रहा है और आपको पैसे दे रहा है, तो आपने उसकी उत्सुकता, बस उसको आप समझ सकते हो अपने पक्ष में लाने के लिए कि आपको खूब पैसा मिले, आपने उसके लिए खूब रचनाएं की। तो कई प्रकार की रचनाएं आप करोगे। पहली बात, राजा का मन मोह लोगे, उसकी इतनी बढ़ाई करोगे एक से बढ़ के कि भैया आप जैसा कोई दानी, आप जैसा कोई महावीर, आप जैसा कोई प्रचंड विद्वान नहीं हुआ, उसकी इतनी बढ़ाई करोगे कि भैया आप बलि के समान दानी हो, है ना, आप विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हो, राजाओं में आप विक्रमादित्य हो, इतना बड़ी बड़ी बातें करोगे। अब रजवा खुश, भाई इतनी बढ़ाई किसी कर दोगे
पैसा देगा, रुपया देगा, सिंपल सी बात है। फिर राजा को दूसरा चीज क्या चाहिए? श्रृंगारिकता। भाई उसका भोग विलास में मन लगेगा, कुछ काम दाम है नहीं, पैसा खूब है, तो क्या चाहेगा? हमेशा नृत्य चलता रहे दरबारों में, हमेशा कुछ चित्रकलाएं चलती रहें, ठीक है, उसके दिमाग में तो यही सब लगेगा। श्रृंगारिकता, एकदम मन प्रसन्न कर लेना, उसको अच्छी फीलिंग आएगी। तो आप श्रृंगार से युक्त, और श्रृंगार भी कैसा श्रृंगार? जो एकदम मासल हो, जो एकदम नायिका के शरीर का एकदम वर्णन करता हुआ श्रृंगार हो। तो आप क्या करोगे? वो वाली रचनाएं लिखोगे कि राजा को एकदम मजा आए। अब राजा के साथ साथ उसको कई बार समझाने के लिए भी कुछ कुछ चीजें लिखोगे, और राजा ही नहीं, राजा की रानियों को भी, जैसे रानियों को भी कुछ ज्ञान की बातें। अब रही बात रानियों को ज्ञान की बातें या राजाओं को ज्ञान की बातें अगर संस्कृत से सीधे सीधे बताओगे, सीधे संस्कृत में लगोगे समझाने, तो उनको समझ में आएगा नहीं। तो 2 दिन समझाओगे, तीसरे दिन आपको डंडा मार के भगा देगा। तो क्या हुआ? संस्कृत ग्रंथों से जो परंपराएं हैं, जो संस्कृत ग्रंथों के जो लक्षण हैं, संस्कृत ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान की जानकारियां थी, उनको क्या किया गया? उन्हीं का अनुकरण करके, यानी संस्कृत ग्रंथों का अनुकरण करके ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत ग्रंथों से बातों को बताई गई और वो लिखा गया, ठीक है। वही अनुकरण, जो संस्कृत ग्रंथों का अनुकरण किया गया, यानी उसी प्रवृत्ति को बोला गया रीतिकाल। तो अनुकरण करने की रीति, इसी का मतलब है रीतिकाल। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है लिखा है, इसका अर्थ है, ठीक है, तो यहां पे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों ने स्पष्ट किया, रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, रीति का क्या अर्थ है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति, उसका अनुकरण किया गया। बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्री या शास्त्रीय ग्रंथों के अनुकरण में लिखी गई, ठीक है। तो जो पुराने ग्रंथ है, शास्त्रीय ग्रंथ है, उनके अनुकरण में जो रचनाएं लिखी गई, ठीक है, उसी को बोला गया रीति। यानी रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति या नियमों को ध्यान में रख के की गई। तो ये बात आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा, ये जो शब्द है ना कि रीति काल में, रीति का शब्द का अर्थ अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, ये शब्द आधुनिक काल के साहित्यों ने नहीं गढ़ा, उन्होंने खुद माना था। जो रीतिकालीन कवि थे, उन्होंने इस बात को खुद माना था। तो देखो लिखा है, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार, काव्य की रीति सिखी सुकवीन सो। तो एक एग्जांपल आप चाहें तो इसमें याद रख सकते हैं, यही वाला भिखारी दास ने लिखा है, काव्य की रीति, यानी वही रीति की जो काव्य के अनुकरण की प्रवृत्ति वही तो है, सिखी सुकवीन सो, ठीक है। तो काव्य की रीति सिखी सुकवीन सो, आप चाहें तो ये भिखारी दास का एग्जांपल याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो विशिष्ट काव्य प्रणाली थी उसी को रीति काव्य कहा गया। तो अगर अब इस बात को लिखना हो आपको कि रीतिकाल में रीति से अभिप्राय समझाते हुए उदय की पृष्ठभूमि संक्षिप्त में बताएं, तो पहले रीति से अभिप्राय क्या समझाएंगे? कहेंगे रीतिकाल यानी आप कहेंगे हिंदी भाषा के रीतिकाल में रीति शब्द को लेकर वैज्ञानिकों में या विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। प्रारंभ में कुछ विद्वानों का मानना था, अब यही लिखना शुरू करेंगे कि रीति शब्द का अर्थ रीति संप्रदाय से लिया जा सकता है जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन थे, ठीक है। यह रीतियां मुख्यतः भाषा के विभिन्न प्रकारों के प्रयोग से निर्धारित की गई थी। यह रीतियां भाषा के विभिन्न प्रकारों के प्रयोग से निर्धारित की गई थी। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रवृत्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित अनेक विद्वानों ने यह स्पष्ट किया कि रीति काल में रीति शब्द का अर्थ रीति संप्रदाय से न होकर, ठीक है, रीति संप्रदाय से न होकर अनुकरण करने की विशेष प्रवृत्ति से है। अर्थात रीतिकालीन कवियों में ऐसा देखा गया कि वे विभिन्न काव्यशास्त्रीय, ठीक है, या अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के सिद्धांतों के अनुकरण में उन्होंने रचनाएं लिखी, और यही मानसिकता, अनुकरण करने की यही मानसिकता रीति कहलाई, ठीक है, रीति कहलाई। इस संदर्भ में फिर लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे, ध्यातव्य है रीतिकाल की यह अनुकरण मूलक मानसिकता आधुनिक हिंदी साहित्यकारों ने नहीं स्पष्ट की, बल्कि रीतिकालीन कवियों ने ही इस बात को मानना प्रारंभ कर दिया था। उदाहरण के तौर पर भिखारी दास का कहना है, काव्य की रीति सिखी सुकवीन सो, ठीक है ना, ये हो गया। अतः यह स्पष्ट है रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना
विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। तो यह आप क्या करेंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। रीति का वह काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को रखकर की गई हो। ठीक है, ये बात मामला क्लियर, ये बात बता देंगे बहुत संक्षिप्त में। ठीक है, तो हम बीच का हमने बहुत सारी चीजें उड़ा दी, काम की चीजें हमने, बस देखिए मेन मैटर वही करता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप सारी चीजें एग्जाम में लिख नहीं सकते। अभी तो हमें 100 शब्दों में करीब, सेकेंड पार्ट भी 100-150 शब्दों में करना है। अब इसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया था। बैकग्राउंड क्या था, वही दरबारी। ठीक है, दरबारी। तो आप देखोगे अगर आदिकाल में जाओगे तो आदिकाल में भी रचनाएं दरबारी थी, लेकिन आदिकाल और रीतिकाल में अंतर क्या था? आदिकाल में युद्ध होते थे खूब, है ना। जा की कन्या देखी अति सुंदर, तापर जाए धरी तलवार। वहां पे युद्ध का उद्देश्य भी कई बार श्रृंगारिकता होता था, उटपटांग उद्देश्य होता था युद्ध करने का, है ना। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो, बहुत सारे रासों का भी ये वो 50 चीजें। मामला क्लियर है। तो युद्ध और श्रृंगार, वहां पे दो वर्णन बहुत ज्यादा होते थे। यहां पर युद्ध बहुत ही सीमित हो गए थे, बहुत ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो रीतिकाल में युद्ध नहीं के बराबर थे, इसीलिए क्या हुआ, श्रृंगारिकता केंद्र में आ गई। ठीक है, इसीलिए श्रृंगारिकता केंद्र में आ गई। और जो ग्रंथों का अनुकरण करके लिखा गया, उसमें श्रृंगारिकता को क्या किया गया, महत्वपूर्ण आप कह सकते हो जगह दी गई। तो आप देखेंगे यहां पर प्रॉपर इस बात को बताया गया है कि रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ था। बस इस बात को शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, जब मुगल सत्ता केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी, राज्य रजवाड़ों पर नियंत्रण होने का युद्ध प्रायः नहीं होते थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप इस बात को क्या बता सकते हैं, रीतिकाल का आरंभ राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता की केंद्रीयता वाले समय में हुआ था, जिसमें छोटे राज्य रजवाड़ों पर नियंत्रण होने के कारण युद्ध प्रायः नहीं होते थे। तो ऐसा नहीं था युद्ध नहीं हो रहे थे भाई, जय सिंह मान सिंह राजा आपस में, मतलब हिंदू राजाओं को हराते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, मुगल हराते रहते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, सीमित हो रहे थे। जहां पे पृथ्वीराज रेगुलर युद्ध, पूरा जीवन ही युद्ध में बीत जाता था, वहां पे इन लोग का उतना ज्यादा युद्ध में इन लोग को समय व्यतीत नहीं करना पड़ता था। क्योंकि सामंतवादी और शोषणकारी व्यवस्था अभी भी थी, अतः ठीक है, अतः रीतिकाल में, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, अब यहां पर आप ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, दरबारी परिवेश में मूलतः दो भावों में कविता संभव, ये सब नहीं बताएंगे। आप सीधे बताएंगे इस प्रकार के दरबारों में श्रृंगार को कविता में केंद्रीय भूमिका दी गई। क्योंकि हाँ, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो युद्ध प्राय अनुपस्थित है, आपने इस बात को बता दिया। अतः दरबारी माहौल में भोग विलास, श्रृंगार, ठीक है, और कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा आदि क्या हुआ, कवियों की रचनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, जिससे श्रृंगारिकता कविता के केंद्र में आ गई। ठीक है, श्रृंगारिकता, या फिर आप इसको चाहें तो और एक लाइन, एक दो पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं, देह मूलक, भोग मूलक श्रृंगारिकता कविता के केंद्र में आ गई। चाहे तो इस बात को आप प्रॉपर बता सकते हैं कि जो श्रृंगारिकता भी है बड़े निम्न कोटि की श्रृंगारिकता है। ठीक है, ये बात बता देंगे। अब यहां पर देखेंगे, क्योंकि क्या हुआ था, अब देखिए मैं फिर से वही बात बता रहा हूं, शॉर्ट में समझिए। सामंत काल था, मैंने भी कहा मनसबदार होते थे, सामंत काल था। सामंत काल में उनके पास काम दाम था नहीं, तो अलग अलग तरह की रुचियां इनके अंदर विकसित हुई। ये भी चाहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको, नेक्स्ट पॉइंट ये बताना है। ठीक है, अमीर किंतु श्रमहीन वर्ग था। तो आप क्या लिखेंगे, इस दौरान शासक, यानी इस दौरान जो सामंत है, मुख्यतः सामंती शासक अमीर किंतु श्रमहीन थे, अतः इनमें शास्त्रीय ज्ञान से युक्त होने की रुचियां विकसित हुई, किंतु शास्त्रों का अध्ययन करने हेतु अपेक्षित धैर्य, विवेक और संयम अनुपस्थित होने के कारण रीतिकाल के कवियों ने, या रीतिकाल के कवियों के एक वर्ग ने, सीधी बात है सारे कवियों ने नहीं, यह दायित्व संभालते हुए संस्कृत के काव्य शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का अनुवाद किया और उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रची। तो बहुत शॉर्ट में हमने इस बात को 15 से 20 शब्दों में लिख दिया है।
वीडियो पॉज करके वापस सुन लीजिएगा, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। हमने बहुत सारी चीजें उड़ा दी भाई, सीधी बात है। सामंती शासक थे तो आपने शॉर्ट में बता दिया कि इस काल के शासकों, इस साल के सामंती शासक अमीर किंतु क्या थे, श्रमहीन वर्ग थे, श्रम करना नहीं होता था। इनके अंदर क्या, कौन सी रुचि विकसित, इनके अंदर किस बात की रुचि विकसित हुई, शास्त्रीय ज्ञान से युक्त होने की रुचियां विकसित हुई, किंतु इसका अध्ययन करने हेतु अपेक्षित धैर्य विवेक और संयम इनके अंतर्गत नहीं था। इस दायित्व को, ठीक है, इस दायित्व को किसने संभाला, ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कुछ कवियों ने इस दायित्व को संभाला और लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करके या अनुकरण करके रचनाओं को लिखा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला था लक्षण ग्रंथ परंपरा, लक्षण ग्रंथ परंपरा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या बता सकते हैं, अगला पॉइंट ये भी बता सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, अब शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आप बताएंगे, है ना। चूंकि देखो मुगल शासक थे, बाहर से आए थे, तो फारसी परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव बढ़ा। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी बताना है। तो आपको देखिए ये बात तो समझ में आ गई कि लक्षण ग्रंथ, है ना, परंपराएं लिखी गई, और लक्षण ग्रंथ परंपराओं में जो रचनाएं की गई उसको बोला जाता है रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा अंतर भी समझाऊंगा, कितनी धाराएं हैं रीति काल में। देखो रीति काल में एक प्रमुख धारा है रीतिबद्ध काव्य, और रीतिबद्ध काव्य क्या है, जो लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके लिखी गई रचनाएं हैं, तो यह है रीतिबद्ध काव्य। ठीक है, अभी बस इतना, अभी इतना लिख लो। जो पहले अभी हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, उदय की पृष्ठभूमि संक्षिप्त में बताएं, तो हमने पहला पृष्ठभूमि ये बता दी कि श्रृंगार कविता के केंद्र में क्यों आई, क्योंकि दरबार था, दरबार में काम दाम था नहीं, और भोग विलास के साधन खूब उपलब्ध थे, हमने ये बात भी बता दी। फिर हमने ये बताया कि रुचियां उत्पन्न हुई राजाओं और रानियों दोनों में, इस बात को प्रॉपर बताइए। ठीक है, राजा रानी दोनों को चाहिए कि भैया हम ज्ञानी बन जाएं, है ना। खास तौर पे इस मामले में रानी बहुत चिढ़ती हैं, मतलब आप कभी देखिएगा, जैसे किसी का अगर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किसी का अगर एक्सपीरियंस हो, मैंने बहुत ज्यादा, मतलब इस बात को बहुत ज्यादा फील किया, बंदा बंदी लोग जब निब्बा निब्बी साथ में बैठते हैं तो मैं देखा। तो मान लो अगर एक लड़का अगर किसी लड़की से बता रहा ना कि देखो ये चीज मैंने पढ़ी है, ये, और लड़की ने कुछ बताया और लड़के ने बोल दिया अरे नहीं ये चीज ऐसा नहीं है, ये चीज ऐसा है, अब लड़कियां उसको अपने दिल पे ले लेती हैं। लड़के सामान्यतः ऐसा नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा लड़का, मैं इस बात को मानता हूं, सामान्यतः लड़के इस बात को दिल, जैसे मान लो लड़का लड़की डिस्कशन कर रहे हैं, लड़की ने बोला नहीं तुम ये गलत बता रहे हो, तो लड़का बहुत ज्यादा दिल पे इस बात को नहीं लेता, अच्छा ठीक है गलत बता रहे हैं, मैक्सिमम क्या करेगा, चेक कर लेगा। लड़कियां क्या करेंगी, अगर आपने बोल दिया नहीं तुम ये गलत बता रही हो, सही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब वो उस बात का बुरा मान के एकदम दिल पे लेके बैठ जाएंगी, है ना। अच्छा मान लो आप कुछ बोल रहे हो और आपने बोला कि यार, मतलब उसने बोला कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, और आपने क्या किया, धीरे से गूगल सर्च कर लिया कि मैं गलत बोल रहा हूं सही, अब वो इस बात पे बुरा मान जाएंगे कि तुमको ये कैसे नहीं, ये क्यों नहीं मान रहे हो कि मैंने जो बोला है वो सही बोल रहा है, मेरी बात का चेक करने की हिम्मत तुमको कैसे हुई। ठीक है, तो ये इतना है। अब आपको लगे सर ये रहते रहते आप कहां से लड़का लड़की और प्रेम प्रसंग में चले गए सर, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं क्या, नहीं दुख व्यक्त नहीं कर रहा हूं, यही हालत उस समय राजा रानियों की भी होती होगी। सोचिए भाई, वो जो भावनाएं हैं, वो जो अनुभूतियां हैं, वो जो संवेदना है, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बन गया होगा, ये तो कुछ जीन का अंतर है भाई, जीन का अंतर है। हम मानते हैं कि महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं, तो हम मानते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय की रानियों में भी ये बात बहुत ही उत्सुकता होती होगी, चिढ़ जाती होगी, भाई राजा बोल रहा है कि आज मैं ये पढ़ के आया हूं, बिछुरत प्रीतम सुप्रीतिमा होत जुरस्ती ठौर विप्रलंब तासों कहे केशव कवि सिरमौर। आज जो केशव दास हैं उसने मुझे ये समझाया कि विप्रलंब श्रृंगार का मतलब ये होता है। अब रानी के दिमाग में, राजा को वियोग श्रृंगार का आज मतलब पता चल गया, अब मैं भक्ति के सारे प्रकारों का अध्ययन करके बैठूंगी। अब रानी ने अपने लिए भी एक कवि हायर कर लिया, भाई चलो मुझे भी समझाओ लक्षण ग्रंथ परंपरा। तो ये कंपटीशन था, ये कंपटीशन भी था, राजा रानी दोनों को चाहिए कि भैया हमें ज्ञान थोड़ा सा दो, क्योंकि काम दाम था नहीं, है ना, काम दाम था नहीं, या तो आपस में लड़े, भाई एक राजा की तीन तीन रानियां, चार रानियां, या तो आपस में लड़े पूरे दिन कुछ को मचाए रहे, या तो शांति के साथ तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं, पढ़ लिख के IAS PCS बनते हैं, ऐसे ही सोचे होंगे। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो जो मैं काम की बात कर रहा हूं, तो जिस काव्य धारा में क्या किया गया, लक्षण ग्रंथ परंपरा का अनुसरण किया गया, उसको कहा जाता है रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य उसको कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ध्यान रखिए दूसरा, ये तीसरा पॉइंट आप बताएंगे, तीसरा पार्ट, कि फारसी काव्य परंपरा का भी प्रभाव पड़ा है।
और फारसी काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण बात होती है, प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती है। फारसी काव्य परंपरा में विरह बहुत ज्यादा होता है और विरह होता है, और चूंकि उसमें शायरी की प्रमुखता होती है। शायरी, अब शायरी क्या है, शायरी सामान्यतः मुक्तक में रची जाती है, प्रबंध काव्य नहीं होते शायरी, है ना, सीधे सीधे। तुम्हें क्या पता जो है जन्नत की हकीकत, है ना, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल ही अच्छा है। तो एक सेकंड में कोई बात समझा दी, मुक्तक, समझ है। एक ग्रंथ की रचना, जैसे रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना नहीं की जाएगी, मुक्तकों की रचना की जाएगी। तो बिहारी क्या करेंगे, जो अपनी रचनाएं लिखेंगे आप देखेंगे मुक्तकों में लिखेंगे समानता, ठीक है। बिहारी अपनी रचनाओं क्या करेंगे, मुक्तकों में लिखेंगे। केशव दास को समझाना है वियोग श्रृंगार का अर्थ, भाई राजा को वियोग श्रृंगार का अर्थ समझाना है। वियोग मतलब फारसी प्रभाव, और श्रृंगार का अर्थ उसको समझाना है। तो अब वो इस पे प्रबंध काव्य नहीं लिखेंगे कि रामचरितमानस लिख देते हैं और उसमें दिखाते हैं सीता वियोग, है ना, जहां पे राजा राम कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये वाली बात वो नहीं लिखेंगे, उस बेसिस पे नहीं समझाएंगे वियोग श्रृंगार। और राजा से कहेंगे देखो ये जो वियोग हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं वियोग। वो क्या कहेंगे, भाई बिछुरत प्रीतम सो प्रीतिमा, मतलब प्रीतम से यानी प्रेयसी से प्रेमी बिछड़ गया तो जो रस उत्पन्न होता है, होत जो रस ठिठौर, उसी को विप्रलम श्रृंगार कहते हैं, उसी को वियोग श्रृंगार कहते हैं। राजा को एक बात में बात समझानी है। तो प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित फारसी परंपरा के प्रभाव तथा उसमें भी शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्तक का प्रभाव इस काल पर पड़ा है तथा अधिकांश रचनाएं मुक्तक में लिखी गई हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है। इस काल में फारसी परंपरा के प्रभाव में विरह पक्ष और शायरी की प्रमुखता के कारण, इस बात पे मैंने अभी जो बताया उस लाइन को लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा लास्ट में जाते हैं। रीतिकाल का जब एंड हो रहा था, उत्तरार्ध का समय था, तो अब केंद्रीय मुगल सत्ता टूट रही थी, कमजोर हो रही थी मुगल सत्ता। बहुत सारे राजे रजवाड़े बन रहे थे, राजे रजवाड़े बन रहे थे, तो उसमें मुक्ति, भाई राजाओं के शासन से मुक्ति आई। अब देखो ये सेंट्रल मुगल सत्ता है, इससे लड़ाई कर रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे राजा। तो क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक दरबारों में रचनाएं करी जाएंगी। कैसी रचनाएं, कि मुगलों से मुक्ति मिल जाए। तो ये क्या कहते हैं, मतलब वो वाली वीरता वाली रचनाएं की जाएंगे, है ना। ताम तेज अंश पर कान जिमी कंस पर, कुछ है ना ऐसा, है ना। तेज तव अंश पर काम जिनी कंस पर, है ना। ज्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यही है ना। तो शिवाजी इत्यादि की बड़ाई में एकदम की भाई वीरता एकदम इतनी ज्यादा, और चलो हरा दो मुगलों को। तो एक रचनाएं वीरता वाली लिखी जाएंगी, ठीक है, वीरता वाली लिखी जाएंगी, जिनको कहा जाएगा रीति इतर काव्य। वीरता वाली रचनाओं को बोला जाएगा रीति इतर काव्य। और इन्हीं दरबारों में जहां पे श्रृंगारिकता की बात हो रही है, भाई श्रृंगारिकता की बात हो रही है, सभी लोग को श्रृंगार में मजा आ रहा है, सभी लोग को भोग विलास में मजा आ रहा है, सभी लोग लक्षण ग्रंथ परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन एक दो कवि तो ऐसे होंगे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती होगी, जिनको ये बात चिढ़ती होगी, कहता है यार क्या कविता की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। जिनकी बात लगती होगी अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, गलत है ये, है ना। जो धर्म संप्रदाय आदि के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनको जब ये बात बुरी लगेगी, है ना, तब वो क्या करेंगे, उस प्रचलित धारणा से हट के रचनाएं करेंगे। तो जो प्रचलित धारणा थी श्रृंगारिकता, मासल श्रृंगारिकता, भोग मूलक देह मूलक श्रृंगारिकता, उससे हट के जो रचनाएं करेंगे उनको कहा जाएगा रीति मुक्त काव्य। यानी दरबार में रह के जो दरबारीपन और रीतिवाद से मुक्त होकर रचनाएं लिखते हैं उसको बोला जाता है रीति मुक्त काव्य, ठीक है। तो ये बात आप शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है, ये शॉर्ट में आप बता देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। और आप चाहें तो बस आप, ये हो गया उदय की पृष्ठभूमि, आपने बता दिया कि ये उदय की पृष्ठभूमि है, रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि आपने समझा दी। कंक्लूजन क्या लिख देंगे, यही कि उपरोक्त परिस्थितियों में रीतिकाल में विभिन्न धाराओं का विकास हुआ और बिहारी, देव, भूषण, दो चार कवियों के नाम बता देंगे, आदि कवियों ने अपनी रचनाओं से रीतिकाल को सुशोभित किया, कुछ ऐसे करके कंक्लूजन दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है प्रॉपर समझ में आएगा, टू द पॉइंट बातें समझ में आई होंगी। अब एक दो चीजें बात की देख लेते हैं, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, तो एक मैंने कहा कि लक्षण ग्रंथ परंपरा का डायरेक्ट अनुसरण, लक्षण ग्रंथों का डायरेक्ट अनुसरण। अच्छा, ये बात भी बता देना कि क्या है, दरबारों के बाहर भी कुछ कविताओं की रचना की गई, ये भी बता देना, ठीक है। चाहे कंक्लूजन इसी बात को दे देना, ठीक है। तो दो परंपराएं थी मिली, नीति काव्य और भक्ति काव्य।
ठीक है, नीति काल और भक्ति काल। भक्ति काव्य दो प्रकार की रचनाएं, मतलब नीतियों संबंधित की नीतियां समझा रहे हैं राजा को, है ना, और भक्ति की रचनाएं, क्योंकि भक्ति काल अभी जस्ट समाप्त हुआ था ना, तो भक्ति काल इत्यादि की रचनाएं भी इसमें दिखती हैं दरबारों से बाहर। ठीक है, दरबारों से बाहर, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में इसको आप कंक्लूजन में इसको बता सकते हैं कि इसके अतिरिक्त, यानी दरबारी परंपराओं से अतिरिक्त गैर दरबारी रचनाओं में भी नीति काव्य और भक्ति काव्य के उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, उदाहरण दिखते हैं। ठीक है, बस जिसमें नीति काव्य में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति कथन कहे गए थे। वही सब कि जैसे पंचतंत्र और इन सब में नीति बताई जाती है ना, कि ऐसा करो, राजा वैसा करे, वो ऐसा करे, तो वैसी कुछ रचनाएं यहाँ भी दिखती है। वो शॉर्ट में आप ये बता सकते हैं। अब थोड़ा रीतिकालीन को हम क्या करते हैं, साहित्य का वर्गीकरण शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर अब क्वेश्चन वापस स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया क्योंकि वो मुझे महत्वपूर्ण लगा था, क्योंकि देखिए शॉर्ट में बैकग्राउंड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं आप में से बहुत सारे, मैं देखो पहली बात मैं बार बार इस बात को याद दिलाना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे, मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना है कि नहीं सर मुझे हिंदी साहित्य समझ, कई जैसे ये क्या होता है ना, कुछ बच्चों केंद्र सरकार के किसी विभाग का कोई कर्मचारी घूस मांगे तो सीबीआई को फोन करिए, सीबीआई फोन कर दें, घूस मांगे नहीं किया, फोन करके बोल देते घूस नहीं मांग रहा है, तब एक सेकंड ठीक है, इधर तो समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। रीतिकाल, रीतिकाल क्या है, ठीक है, रीतिकाल क्या है, मैंने अभी समझा दिया कि रीतिकाल की उदय की पृष्ठभूमि, तो इसमें बहुत सारी धाराएं निकली। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला है रीतिबद्ध या रीति काव्य, तो ये दोनों इसी को बोलते हैं, रीतिबद्ध काव्य या रीति काव्य, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो मैंने पहले कहा कि मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ी होगी, तभी आप ये कोर्स कर रहे हैं। नहीं पढ़िए तो पहले पढ़िए, तब इस कोर्स को कीजिए। जीरो से पढ़ेंगे तो बहुत कम चांस है कि चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी टॉपिक का बैकग्राउंड मैं बताते चल रहा हूं ताकि रिवीजन के लिए आपको बार बार किताबें ना खोलनी पड़े। ठीक है, तो जिन लोगों का जैसे मेंस है, जैसे मेंस एकदम नजदीक है, तो उनको रिवीजन के लिए तुरंत ना भागना पड़े, तो मैंने इसीलिए शॉर्ट में रीति काव्य समझा दिया। तो यहां पे भी थोड़ा बैकग्राउंड दे दे रहा हूं ताकि और शॉर्ट में थोड़ा समझ में आ जाए। तो इसमें रीतिबद्ध या रीति काव्य जिसको हम लोग बोलते हैं रीति काव्य, वो है, ठीक है, रीति काव्य है। इसका मतलब क्या, लक्षण ग्रंथ का जिन्होंने अनुसरण किया, लक्षण ग्रंथ का अनुसरण किया और पहले लक्षणों को बताया, पहले लक्षणों को बताया संस्कृत के, उसके बाद उदाहरण देके उसे पुष्ट किया। ठीक है, तो आप देखेंगे रीति काव्य में क्या करते थे, पहले ये देखेंगे लक्षण ग्रंथ परंपरा, ठीक है, तो क्या करते थे, पहले लक्षण बताते थे, जहां एक ही बात को उपमेय उपमान तहां अनन्वय कहते हैं कवि मतिराम सुजान। तो पहले लक्षण दिखाते थे कि भैया देखो काव्यांग का लक्षण ये होता है, उसके बाद उसके उदाहरण देते थे कि देखो उपमेय उपमान, है ना, एक ही बात को किस तरह से कह रहे हैं। तो सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बल भाल में। तो पहले एक लक्षण दिया, लक्षण को उदाहरण से समझाया, उपमेय उपमान का मिलाकर एग्जाम्पल समझाया। तो इस परंपरा को जो लक्षण ग्रंथ का अनुसरण करते थे, इसको बोला जाता है तो रीति काव्य या तो रीतिबद्ध काव्य। ठीक है, तो ये समझ लेना लक्षण ग्रंथ की परंपरा। इसमें दो प्रमुख कवि हैं, केशवदास पद्माकर, ठीक है, केशवदास पद्माकर, तो ये बात समझिएगा। ठीक है, तो जैसे वही मैंने बताया, अब यहां पर आप सबसे शॉर्ट वही कि केशवदास क्या करते हैं, विप्रलम सिंगार का एग्जाम्पल देते हैं, वही विचुरत प्रीतम सो प्रीतिमा होत जुरस्ती टोर, है ना, विप्रलम तासव कहें केशव कवि सिरमौर। तो बात समझ में आ रहा है। तो केशव और पद्माकर दो प्रमुख कवि हैं रीतिबद्ध में, एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि अभी जब हम पद्माकर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो अगर प्रश्न रीतिबद्ध रीति सिद्ध में अंतर करने को आ जाए, रीति मुक्त रीतिबद्ध में अंतर करने को आ जाए, ठीक है,
तो आप इन एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे, ये ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने वही कहा केशव पद्माकर, दो महत्वपूर्ण है रीतिबद्ध या रीति काव्य में, ठीक है। फिर दूसरा होता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध का मतलब ये डायरेक्ट लक्षण ग्रंथों को अनुसरण करते थे, लेकिन लक्षण और उदाहरण परंपरा नहीं मानते थे। मतलब जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ हैं उसके आधार पर ही अपनी रचनाएं करते थे प्रॉपर, लेकिन पहले लक्षण और उदाहरण नहीं समझाते थे, तो उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते थे, सिद्ध थे एकदम। मतलब इनको लक्षणों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जहां एक ही बात को उपमेय उपमान ये बात बोलने की इनको जरूरत नहीं पड़ती थी, बस सीधे क्या करते थे एग्जाम्पल देते थे कि देखो भाई ये चीज है, खत्म मामला। इसको बताया रीति सिद्ध, मतलब एकदम सिद्ध किस्म के व्यक्ति थे, डायरेक्ट लक्षणों को अनुवाद करके नहीं बताते थे, ठीक है। इसके बाद होती है तीसरी होती है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त का मतलब दरबार में ही थे लेकिन इन नमूनों से अलग थे। भाई ये नमूने श्रृंगारिकता भोग विलास इस पे रचनाएं करते थे, लेकिन रीति मुक्त वाले क्या करते थे, रीति मुक्त वाले क्या करते थे, सीधी बात है लक्षण ग्रंथ परंपरा का अनुसरण नहीं करते थे और अनुभूति परक रचनाएं करते थे, ठीक है। अनुभूति परक रचनाएं करते थे, तो इनको बोलता है रीति मुक्त, मतलब वो रीति से मुक्त, दरबार में जो रीति चली आ रही थी उससे मुक्त होकर रचनाएं लिखते थे। और चौथा है रीति इतर, मतलब अलग से, उन दरबारों से अलग, बाहर अलग प्रकार की कविताएं। तो इसमें एक कविता मिल जाएगी दरबारी, जो वीर काव्य होंगे, जो मुगलों के खिलाफ लड़ रहे होंगे भाई, है ना, भूषण की रचनाएं, ठीक है। तो बताना तेज तव अंश पर कान जिमी कंस पर, है ना, त्यों मलिच वंश पर से शिवराज, वही वाला। गैर दरबारी कविता वही नीति काव्य भक्ति काव्य। तो ये आपको इसका आपको समझ सकते हैं, ये इसका वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण। तो आपको ये बात आइडिया लग गई होगी। तो अब यहां पर एक बार शॉर्ट में समझिए, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इस क्लास को समाप्त करते हैं क्वेश्चन और करके, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आप ये कर लीजिए, रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य से क्या अभिप्राय है, प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें। तो ये भी आ जाए, क्योंकि देखो प्रश्न भाई ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न आ रहा है रीति काल से क्या अभिप्राय है, तो जो मैंने ऊपर बताया वो कि पहले रीति का मतलब आचार्य वामन का संप्रदाय, फिर आप बताएंगे, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि नहीं ये नहीं है, जो अनुकरण की प्रक्रिया है उसको मानते हैं रीति का मतलब, ठीक है। और फिर आप बताएंगे ये ठीक है, फिर आप बताएंगे जो मैंने बताया, है ना। लेकिन अगर मान लो प्रश्न में आ रहा है रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य, तो आप स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि हिंदी साहित्य का रीतिकाल, हिंदी साहित्य का रीतिकाल विभिन्न धाराओं में बटा हुआ है। रीति काव्य अथवा रीतिबद्ध काव्य वह काव्य धारा है जिसमें कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। सीधा सीधा आप इस बात को बताएंगे, है ना। यानी क्या है, मैंने पूछा प्रश्न है रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य से क्या अभिप्राय है, प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करते हुए स्पष्ट करें। प्रमुख कवि कौन कौन से बताएंगे, तो केशव दास पद्माकर, ये दो का नाम जरूर बताना है। इसके बाद तीसरा आप चाहें तो देव, भिखारी दास, मतीराम, ये दो तीन और लिख सकते हैं, ठीक है। चिंतामणि भी चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब वही है, दो तीन याद कर लीजिए, आप प्रॉपर एग्जांपल बताएंगे, ठीक है, एग्जांपल बताएंगे। यहां पर थोड़ा और डिटेल में जाना है, थोड़ा और डिटेल में जाना है। तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, ठीक है। फिर आप बताएंगे कैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की, तो संस्कृत के ग्रंथ से सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में किया, फिर सिद्धांत के उदाहरण के रूप में कविता लिखी। तो देखो पहले भाई मैंने समझाया ना, जहां एक ही बात को उपमेय उपमान क्या कर रहे हैं, संस्कृत के ग्रंथों में जो बताया गया है उपमेय उपमान और चीजों को बताया गया कि किस प्रकार का अलंकार है, किस प्रकार का रस है, जो भी चीजें बताई गई हैं उसको क्या किया गया, पहले ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। तो पहले लक्षण का क्या किया गया, अनुवाद किया गया, या सिद्धांतों का अनुवाद किया गया ब्रज भाषा में, फिर उसका उदाहरण देके कविता लिखी गई, उदाहरण के स्वरूप कविता लिखी गई। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चूंकि ज्ञान को इन कवियों ने ज्ञान को सरल और सरस रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वो संस्कृत की ज्ञान परंपरा बहुत ही कठोर ज्ञान परंपरा थी, इसलिए इन्हें
कई बार आचार्य कवि भी कहा जाता है। तो ये बात आप बताएंगे कि ज्ञान को सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के कारण ये भी कहा जाता है। फिर ये बीच में आप एग्जाम्पल दे देंगे यही वाला, ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल दे देंगे लक्षण ग्रंथ परंपरा, चाहे तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों याद करना पड़ेगा तो दोनों करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो विप्रलंब की परिभाषा केशवदास याद कर लीजिए। देखिए मैं तो भाई शॉर्टकट मारता था। अब यहाँ पे मतीराम है, ठीक है, मतीराम लिखते हैं, ठीक है, मतीराम कवि हैं। मुझे इतना ज्यादा डायमेंशन याद नहीं थे, तो मैंने क्या किया था, पहली बात तो ये श्योर था कि डायरेक्ट ये वाला प्रश्न आने के चांसेस कम है, तो मैंने, अब ये कैसे मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के माध्यम से, फिर भी थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एक प्रश्न करवा रहा हूँ। अब इसके बाद ऐसे प्रश्न नहीं करवाऊंगा, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए एक प्रश्न करवा रहा हूँ, तो याद कर लीजिए तो बढ़िया है, नुकसान नहीं है। क्योंकि मुझे पता था कि केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद पढ़ने, ये चार तो पढ़ने हैं, तो मैंने इन चारों के एग्जाम्पल याद किए थे। तो यहाँ पर वही चारों, तो केशव वाला वही बताया जो विप्रलंब वाला बताया, तो वही मैं चाहूं तो वही लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप चाहिए तो वही काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया था, है ना। आप चाहें तो परंपरा का प्रवर्तन भी शॉर्ट में बता सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ आपने ये बता दिया। फिर आप बता सकते हैं कि रीति ग्रंथों की परंपरा को चिंतामणि से आरंभ माना जाता है, ठीक है, चिंतामणि से आरंभ माना जाता है, लेकिन है ना, ठीक है, लेकिन आचार्य, देखो मैं एक इसमें डिबेट बता देता हूं शॉर्ट में। ये जो परंपरा थी ना लक्षण ग्रंथों के अनुवाद की परंपरा, इसमें आचार्य शुक्ल और नगेंद्र दो लोग ने बहुत डिबेट किया है। शॉर्ट में इस बात को समझिए। आचार्य शुक्ल कहते हैं, ठीक है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भैया केशवदास नहीं है, ठीक है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि चिंतामणि जो है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो है रचनाएं की थी, ठीक है, उन्होंने रचनाएं की थी। आचार्य शुक्ल ये बात मानते हैं। तो आचार्य शुक्ल देखेंगे चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति काव्य का आरंभ माना, न कि केशवदास से, जबकि केशवदास ने इसके पहले कवि प्रिया नामक ग्रंथ लिख दिया था। तो केशवदास ने पहले ही कवि प्रिया नामक ग्रंथ लिख दिया था, जो कि लक्षण ग्रंथ माना जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये ग्रंथ केशवदास ने लिखे थे। तो कवि प्रिया नामक ग्रंथ माना जाता है कि लक्षण ग्रंथों का प्रारंभ हो चुका था। लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसके बीच में जो केशवदास ने रचना की और जो चिंतामणि त्रिपाठी ने रचना की, इसके बीच में कोई लक्षण ग्रंथ दिखता नहीं है। तो केशवदास ने गलती से रचनाएं कर दी। ये नहीं माना जा सकता कि लाइन से एक धारा नहीं बनी। तो आचार्य शुक्ल का अपना तर्क है। नगेंद्र कहते हैं नहीं, केशवदास ही रीति परंपरा के प्रवर्तक है, क्योंकि पहली बार जो कवि प्रिया ग्रंथ है उसमें लक्षण ग्रंथ है। तो ये समझने की बात है, इसको लिखना विखना नहीं, बस शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये सब समझना नहीं है। अब लोग सीधे सीधे आएंगे जो काम की बात है, ठीक है, सीधे सीधे आप काम की बात पे आएंगे। तो यहां पे आता हूं वापिस। अब ये पहला प्रश्न यही लिखना है, श्रृंगारिकता के धरातल पर रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता के अंतर पर प्रकाश डालिए। अब पहली बात ये समझिए, यानी श्रृंगार के किनके एग्जाम्पल याद करने आपको, घनानंद, ये ध्यान से रख लो, ये होमवर्क है, याद कर लो, क्योंकि काम आएगा। मैं तो एग्जाम्पल्स बताऊंगा सीधे सीधे, अब आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो घनानंद के याद रखने हैं, बिहारी के याद करने हैं, पेपर 2 में ऐसे ही करोगे, घनानंद, बिहारी। तीसरा कौन है, घनानंद के बाद बिहारी हो गया, और पद्माकर और केशव। तो इनके श्रृंगार के नहीं, इनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे पद्माकर वाले में अभी हम दिखा देते हैं, 3 याद कर लीजिए। अब मैं पहले आपको याद ही करवा देता हूं, ठीक है, तो काम बन जाएगा। तो जैसे मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं सीधे सीधे। पद्माकर वाले में ये 2 याद कर लो सबसे पहले। देखो, एक वीरता वाला याद कर लो, उपक्के तपक्के धड़क्के महा है, प्रलय चिल्लिकासी भड़क्के जहां है, पद्माकर। एक नोट बना लो प्रॉपर, एक नोट प्रॉपर बना लो, ये याद करने क्यों। देखो पहले एग्जांपल याद कर लोगे तो जब हम क्वेश्चन समझेंगे ना तो सीधा एग्जांपल उठा के बस सेट कर देंगे, तुम्हारा रीतिकाल पढ़ने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स इकट्ठा कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हम जगह जगह उपयोग करेंगे। कवियों के नाम 2-4 याद रखने हैं, तो मैंने कवियों के नाम पहले बता दिए कि 2-4 कवियों के नाम, जैसे मतीराम, ये वो 2-4 याद रखने, ताकि एग्जाम में कई बार हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न केशवदास पे ना है। हालांकि देखो 90% चांस है, जो 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, 90% चांस है कि प्रश्न अगर आएगा रीतिकाल पे, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, तो 90% चांस है कि प्रश्न इन्हीं पर आएगा। 10% चांस है कि प्रश्न आ जाए श्रृंगारिकता, प्रश्न आ जाए रीतिकाल कवियों में प्रकृति, क्योंकि कई बार क्या किया, प्रकृति पे प्रश्न आधुनिक काल में पूछा हुआ है, आधुनिक काल में पूछा हुआ है।
छायावाद के कवियों में प्रकृति, इसी तरह से रीतिकाल के कवियों में प्रकृति हो सकता है पूजनीय। ये बात समझिएगा। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को फोकस करना, मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे बोलो कमेंट में कि सर तुलनात्मक आंसर लिखवाइए, दिमाग में रखिएगा। तो मैं ये बात कह रहा हूं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके ही एग्जाम्पल याद कर, भाई हमारे पास समय कम है, हम उनके ही एग्जाम्पल याद करें जो सिलेबस में डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो मैंने कहा पद्माकर का 2 याद कर लो, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, चांदनी है चिक है चिरागन की माला है, कहे पद्माकर जो गजक गिजा है, सजी सेज है, सुराही है सुरा है और प्याला है। सब लोग याद करते हैं, बहुत सिंपल से कॉमन से एग्जांपल है। तो पद्माकर के 2 याद कर लो, एक और याद करना पड़ेगा, जो पावस बनाओ सो वीरा न बनाओ। अभी हम देख लेते हैं, यहां पर होगा आगे। मैं पहले आपको एग्जाम्पल ही करवा देता हूं, ठीक है, फिर देखना आराम से हो जाएगा। 2 और याद कर लो, ये दोनों 2 और याद कर लो। तो एक गुलगुली गिल में गलीचा है गनीजन है, ठीक है, एक उपक्के तपक्के धड़क्के महा है, प्रलय चिल्लिकासी भड़क्के जहां है। याद इसलिए कर लो, हो सकता है आदिकाल रीतिकाल में तुलनात्मक प्रश्न भी आ जाए। तो वीरता वाला अगर वीर ग्रंथ आप बताओगे तो आप यहां पर एग्जाम्पल भी बता सकते हो। रीतिकाल में भी वीरता प्रधान कुछ रचनाएं थी, ऐसा नहीं था कि वीरता की रचनाएं नहीं थी, ठीक है, लेकिन हाँ मेले श्रृंगारिकता थी, तो उसके कारण आप बता देंगे। तो आप अच्छा इसको आप थर्ड मतलब सबसे लास्ट, मतलब मैं कह रहा हूं सबसे कम प्रायोरिटी दीजिएगा, सबसे कम प्रायोरिटी देख लीजिए, याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम एक लाइन याद कर लीजिएगा, उपक्के तपक्के धड़क्के महा है, बस इतना ही छोड़ दीजिए, मत पूरा याद कर लिए के माध्यम से। मैंने बताया ना, एक लाइन में ही एग्जाम्पल लिख के चले जाते हैं, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ये याद करना है, या अनुराग की फाग लखो जहां राजत राज किशोर किशोरी, गोरिन के संग भीजिगो सावरो सावरों के संग भीजिगो गोरी। तो ये याद करना है आपको दूसरा, ठीक है, ये दूसरा याद करना है। तीसरा, पावस बनाओ तो न वीरा बनाओ, जो वीरा बनाओ तो न पावस बनाओ, तो वीरा वाला ये याद रखना है। तो 3 ये चौथे नंबर पे चाहिए, तो इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो पद्माकर में ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। पद्माकर में, केशवदास में, केशवदास की रामचंद्रिका के 2 एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो केशवदास में एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, ये मातु कहान नृपतात गए सुरलोक क्यों सुत शोक लय। इसमें क्या कर, अभी बस एग्जाम्पल याद कर रहा हूं, बाद में जब क्वेश्चन आता रहेगा समझाते हुए चला जाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए। फिर अगला, राम को काम कहां रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीते कहां। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको केशवदास के याद करने, रामचंद्रिका के। केशवदास के और एग्जाम्पल याद करने आपको, ये भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कभी वो मंदमती तेहि कुल केशवदास, एक तो ये याद रखना है। फिर अगला, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, है ना, मतलब ये कह रहे हैं अलंकार के बिना सौंदर्य संभव नहीं है, तो अलंकार तो बहुत जरूरी है कविता में। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, भूषण के बिना ये तीनों अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर इस बात को ध्यान में रखना है। तो भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाषा कभी वो मंदमती तेई कुल के सौदास, ये वाला, और एक ये वाला, विचुरत प्रीतम सुप्रीतिमा होत जुरस तीठौर विप्रलंब तासों कहें केसो कवि सिरमौर, 1 3। तो 3 एग्जाम्पल ये वाले याद कर लेने। तो पद्माकर और केशव हो गए आपके रीतिबद्ध या रीति काव्य में। अब आएंगे रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में बिहारी, बिहारी के 7-8 एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है, बिहारी के 7-8 एग्जाम्पल याद करेंगे। फिर आएंगे आपके घनानंद, घनानंद के देख लेते हैं। तो बिहारी के तो भाई पेपर 2 में पढ़ना ही है, तो बिहारी के 7-8 करने अपने को। अब घनानंद का एक बार देख लीजिए, उनको से एग्जाम्पल याद करने। मैं सीधे सीधे आपको काम की बात बताऊंगा, सीधे सीधे काम की बात, है ना। जैसे चलो एक बार ये भी मैं बता देता हूँ, बिहारी कौन कौन से याद करना है। पेपर 2 में भी यही लिखना है, पेपर 2 में भी यही लिखना है। एक कहत नटत रिझत खिजत, एक ये, एक तंत्रीनाद कवित रस, दूसरा ये, इसको छोड़ दीजिए। गदराने तंड गोरटी बहुत आसान है ये, ठीक है। ससैया के दोहरे तो बहुत आसान है, ये भी तो बहुत आसान है। बिहारी की कविताओं के कुछ बहुत आसान है, ठीक है। तंत्रीनाथ कवित रस हो गया। ये वाला 5वां, क्योंकि पेपर 2 में भी है, तो बिहारी पेपर 2 में भी है, तो भैया याद करना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें रोना नहीं है सर बिहारी का। तो ये 5 हो गया। बिहारी में कम से कम 10 याद करेंगे। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी रुकाए, ये भी करेंगे। मेरी भव भादा हरो,
स्वारथ सुकृत न स्तंभ था, देख विहंग विचारी, ये भी लिखेंगे। जप माला छापा तिलक शरण, एक और है अभी आगे, स्वारथ सुकृत न स्तंभ था के आगे एक अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाले, एक और है, ठीक है, तो ये भी याद करना है। तो अभी पहले ये देख लीजिए, जप माला छापा तिलक सरै नहीं को काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे नाम। तो मन कच्चा है तो वो लालच में नापता रहता है, जो सांचा है वो ऐसा हिसाब। बस एक ये भी याद रख लीजिए, कहती न देवर की कुमती, कि परिवार के बारे में, क्योंकि बिहारी पे प्रश्न अलग अलग डायमेंशन के आ सकते हैं। पेपर टू में भी अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। बिहारी की बहुज्ञता, बिहारी की भाषा संबंधी पकड़, बिहारी की समास क्षमता, अलग अलग प्रश्न आ सकता है। तो उसके लिए हम 10 से 11 एग्जाम्पल बिहारी के याद रखेंगे, क्योंकि बिहारी के 100 दोहे सिलेबस में भी हैं, तो आप ये याद रखेंगे। हाँ, ये नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इतना याद कर लीजिए बिहारी का। बाकी कुछ होगा एक दो, एक और है यहां पर नहीं है, वो मैं उसका मीनिंग बता दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। जैसे जो जो फ्लो में आऊंगा ना तो याद आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। वो कहते हैं कि ये तिलक है, कुछ कुछ है, तो वो मतलब सीधे सीधे दिखने लगता है। अरे पता ना कि आंखें, मतलब सिर चांद की तरह है, कुछ बृहस्पति के एपण आर लीलार, नहीं वो तो गदरंड है। एक बहुत सही है, मतलब एक और आपसे अभी लिखवा दूंगा, मैंने एग्जांपल्स के नोट किए हैं, क्योंकि ये तो भाई रोज रटने पड़ेंगे, एग्जाम समय रट के जाने पड़ेंगे, ठीक है। वो है ना, पूरा जब ये तीनों एक सीध में मिल जाते हैं, मतलब उसका अर्थ ये है कि जब बृहस्पति गुरु, मतलब बृहस्पति चंद्रमा और कोई और भी एक ग्रह है, 3 ग्रह एक सिधाई में मिल जाते हैं, जिसे नायिका के पता नहीं क्या यहाँ पे टीका कुछ मिल जाते हैं, तो पूरा जल ही जल हो जाता है। मतलब उनको उसका भी ज्ञान है, ज्योतिष का भी ज्ञान है उनको। तो बिहारी की जब बहुज्ञता पे प्रश्न आएगा तो ज्योतिष के ज्ञान वाला भी वो एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो इतने एग्जाम्पल आपको बिहारी के हो गए। अब बचते हैं घनानंद, तो कुछ घनानंद के भी देख लेते हैं। हो सकता है इसमें दिया ही होगा 100%, उसी से काम चला लिया सब। असल में क्या होता है ना, एक ही 2-4 दोहे अगर आप याद कर लेंगे ना तो आप खुद देखेंगे आपका काम चल जाएगा। अब घनानंद का देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, घनानंद का एक ये याद रखना है, अति सूधो स्नेह को मारा गया जहां नेक उसे बांक नहीं, ठीक है, ये याद रखना है घनानंद का। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहे तो मोरे कवित्त बनावत, दूसरा ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत चिढ़ते हैं बेचारे, देखते हैं कविता की ऐसी की तैसी, है ना, ये याद करना है। अति सूदो स्नेह को मारा गया, यह कैसो संयोग न सूझी पर है, जो वियोग न हो क्यों हूं बिछोआ तू है। तो ये तीसरा, 3 ये हो गए, और 2-3 याद करने आपको, मतलब 5 से 6 घनानंद के याद करना है। हाँ, तुम कौन दो पाठी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको घनानंद के याद रखने हैं। 1-2 जरूरत पड़ेगी तो मैं और बता दूंगा, वैसे मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एरी रूप अगाधे, राधे 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 राधे, तेरी मिलबो को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे, ठीक है। तो 1-2 याद कर लेंगे, खैर इस पे लोड नहीं लेना है। अब हम इस पे, आप पहले ये काम करिए, ठीक है, ये इतने एग्जाम्पल्स रट लीजिए नेक्स्ट क्लास में, और अब हम क्या करेंगे, सीधे प्रश्नों पे आएंगे, सीधे प्रश्नों पे आएंगे और काम खत्म करेंगे। तो मुझे 5 से 7 प्रश्न डिस्कशन करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल याद होंगे, तो अब मैं सीधे एग्जाम्पल बता दूंगा। तो ये एग्जाम्पल आप नोट करिए एक पन्ने पर, उसको लेके खूब रटो, चलते चलते रटो, याद करो प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर याद करो तो काम बनेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।